नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी सैंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक सुरेश गरिया और दुर्गेश्वर लाल के साथ पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और वहां मौजूद स्थानीय लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकोनॉमी के बेहतर समन्वय के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है ताकि स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े भी राज्य में विकास की दिशा में हो रहे सकारात्मक प्रयासों को दर्शा रहे हैं। विकासनगर में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 507 के 4 लेन चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में लंबे समय से विरोध देखा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जुबिन नौटियाल और उनके पिता रामचरण नौटियाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी एक विस्तृत पत्र सौंपा है। पत्र में बताया गया कि अगर मुख्य बाजार के बीच से एलिवेटेड रोड बनाई जाती है तो विकासनगर का पूरा बाजार अंधेरे में डूब सकता है और सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। वही सड़क चौड़ीकरण की स्थिति में ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और शैक्षणिक संस्थान भी इसकी जद पर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से विभिन्न मांगों के तहत अब इसको स्वीकृत किया जाए। विभाग की ओर से सुझाव दिए गए हैं। विकल्प संख्या 1 और 3 पर गंभीरता से विचार किया जाए, जिसमें मौजूदा सड़कों का उपयोग कर हाईवे को आबादी से जोड़ा जा सकता है। विकासनगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। तो कल रात मैं और मेरा बेटा जुबिन नौटियाल हम लोग कल माननीय श्री नितिन गडकरी जो इस विभाग के मंत्री हैं, हम उनसे उनके आवास पर मिले। लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई और हमने दोनों विकल्प उनको सुझाए, जिससे कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विकासनगर के शहर को इस एक तरह से ये दोनों चीज़ों से बचाने के लिए हमने दोनों जो विकल्प दिए हैं, इस पर माननीय मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को भी बात की और जानकारी भी हासिल की। एक तरफ चाय का बगीचा पड़ता है, उनके एनओसी वगैरह का क्या है, सारी जानकारी लेने के बाद में तो जब सारी चीज़ें उनके समझ में आई और इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं पड़ता है जो दूसरे विकल्प है, तो उन्होंने एक तरह से विभागीय अधिकारियों से बहुत ही समझते कहा कि विकासनगर को बचाते हुए जो आपने 2 विकल्प बनाए हैं या कोई और विकल्प है इसमें विकासनगर को बचाया जा सके, वो विकल्प तुरंत मेरे पास भेजिए और डीपीआर बना के भेजिए, हम उसको। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्चा में समीर अहमद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए अभियुक्त जसविंदर सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सा की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह मामला 3 मई 2018 का है, जब प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद किच्चा पुलिस ने जांच में 5 अभियुक्तों को शामिल पाया। वहीं 22 दिसंबर 2025 को तृतीय सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर ने इन सभी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जुर्माना न चुकाने से 1 साल अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया। जसविंदर सिंह ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। उनकी ओर से दावा किया गया था कि वो निर्दोष है और उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। मामला एक ऊधम सिंह नगर जिले से संबंधित था। किच्छा में एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ, समीर हत्याकांड। उसमें कुछ लोग नामजद थे और कुछ लोगों को कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया था और उसमें वन ऑफ द एक्यूज जो हमारा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का रोल था कि इन्होंने षड्यंत्र करके जो है समीर की हत्या करवाई है। तो उसमें उनको पिछले 2025 में 22 दिसंबर 2025 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी ट्रायल कोर्ट ने। उसके खिलाफ हमने अपील फाइल करी, जिसमें आज अपील में बेल पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने उनकी बेल स्वीकार कर ली है और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया।
उत्तराखंड बिजली अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर बिजली वितरण ने खंड नैनीताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। बिजली सुधार अधिनियम 2025 के जरिए बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के विरोध में बिजली विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से एक और कर्मचारियों की अहम मांगों की अनदेखी की जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से भी अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जल्द मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दी है। प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम 2025 को बिजली विभाग पर लागू करने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य है। आज हमारा विरोध के रूप में हम ये दर्ज कर रहे हैं, जिससे कि इसके जो हमें दुष्परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे, वो स्थिति है कि अभी जो अन्य सब स्टेट हमारे जो जितने भी हमारे राज्य हैं केंद्र शासित, उनमें सबके अपने अपने टैरिफ अलग अलग है। अगर ये अधिनियम लागू होता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टैरिफ सबके एक हो जाएंगे, जिससे कि और उसके अलावा भी प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमर्जी यहाँ पर थोपेंगी, जिससे कि हमको तो नुकसान होगा ही, कर्मचारी को तो होगा, निजीकरण होगा तो कर्मचारी को नुकसान तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता को उसका डबल नुकसान होगा। क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि आम जनता अधिकारियों के पास आती थी, अपनी समस्या का निदान करती थी, तो भविष्य में वो स्थिति नहीं होगी। तो उसका आज हमारा प्रथम चरण पे हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा राजस्व का महीना भी होता है मार्च में, तो हम लोग पूरे तन मन धन से राजस्व वसूली पे लगे हुए हैं। अप्रैल के माह पे हमको संभवतः अगर सरकार ने ये प्रयास करे तो हम उसमें फिर आंदोलन हमको करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ सरकार हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो हमने आपके सम्मुख रखी थी अभी, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, और ऊपर से विद्युत सुधार अधिनियम 2025 लागू करने का प्रयास कर रही है। नैनीताल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आजादी के लिए तिब्बती बाजार बंद रखते हुए नगर में जुलूस निकाला है। इस दौरान उन्होंने यूएन, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से तिब्बत को आजादी दिलाने की मांग की है। बता दें कि सन 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से तिब्बत के दलाई लामा समेत अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार कर भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। भारत में रह रहे तिब्बती तभी से आजाद तिब्बत की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब सरोवर नगरी में भी तिब्बती समुदाय के लोगों ने बड़ा बाजार और मॉल रोड में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। में जो पहला जन आंदोलन हुआ था 1959 के दिन, वो 10 मार्च को हुआ था तिब्बत में, जो लहासा के और वहाँ के लोगों ने मिलकर चीन के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी। 67 हुआ है, 67वां दिवस है, तो ये पूरी विश्व में हर जगह तिब्बती के जुलूस निकालेंगे, क्योंकि उन जो तिब्बत में रहने वाले लोगों जिन्होंने ये संघर्ष उठाया था, उस संघर्ष को जारी रखते हुए, तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए, और तिब्बत में जो मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है उसका बहाल हो करके इस वजह से उसके लिए करते हैं ये। और तिब्बत में जो तिब्बती लोग जिन्होंने तिब्बत की आज़ादी के लिए आज तक अपनी जानों की जो आहुति दी है, जो करीबन 1.5 मिलियन तिब्बतियंस मर चुके हैं, और रिसेंटली ये 8 सालों के अंदर जो तिब्बत में 165 तिब्बती लोगों ने अपनी आप को जो आत्मदाह किया है, जो तिब्बत में आज़ादी और तिब्बत में मानव का अधिकार बहाल होने के लिए जो उन्होंने किया है, उनको सबको याद करते हुए आज हमारे यहाँ नगर में, नैनीताल में हमने एक जुलूस निकाला है, नगर जुलूस, जिसमें हमने तिब्बत की आज़ादी की मांग की है, भारत सरकार से और ज़्यादा सहयोग और तिब्बत की आज़ादी के बारे में विश्व मंच पर बात करने के लिए अपील की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चित रामपुर तेरहार हत्याकांड के मामले में सुनवाई की है, जिसके बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 6 मामले दर्ज हुए थे और वो किस कोर्ट के हैं और कहां चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। मामले में 10 मार्च को यूपी सरकार की ओर से भी हाईकोर्ट में कहा गया था कि अनंत कुमार सिंह का केस कहां चल रहा है और उसकी क्या स्थिति है। इस संबंध में कोई रिकॉर्ड आसपास उपलब्ध नहीं है, जिस पर याचिकाकर्ता ने बताया कि जब से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30 साल बीत गए और क्या स्थिति है इसका कुछ पता नहीं है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है। मामला ये था 2005 में एक केस जो है कि अनंत कुमार सिंह वर्सेज स्टेट जो है, सीबीआई वर्सेज अनंत कुमार सिंह जो है, देहरादून कोर्ट से मुजफ्फरनगर के लिए
ट्रांसफ़र हुआ तो राज्य आंदोलनकारी हमारे साथी ही हैं श्री रमन शाह जी अधिवक्ता भी हाई कोर्ट में, उन्होंने उसको चैलेंज किया था कि डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून को कोई अधिकार नहीं है कि उत्तराखंड के इस क्रिमिनल केस को मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र करते हैं। इवन देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट। तो उसको उत्तराखंड में ही इसको ऑर्डर को चलना, केस को चलना चाहिए था। इस बीच जो विगत दिनों जो है कि यहाँ पर जो हियरिंग हुई केसेस में, तो माननीय कोर्ट ने ये आदेश किया था उत्तर प्रदेश को कि उत्तराखंड मूवमेंट से संबंधित ये मुकदमे किन किन न्यायालयों में चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है पिछली बार बताया गया कि केसों की स्थिति के बारे में बताया गया, और पर्टिकुलर हमारा कहना था कि केस नंबर जो है 42 CBI वर्सेज अनंत कुमार सिंह, उसकी क्या स्थिति है। तो यूपी का कहना था कि उस केस के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमारे को पता है, उसका स्टेटस हम बता ही नहीं सकते हैं। मीनिंग देयर बाय न तो वो मुकदमा उत्तराखंड में चला न तो यूपी में चल रहा है। असल में ये मुजफ्फरनगर कांड वाला मुकदमा रिजर्व था, पहले 9/9 को रिजर्व हुआ था। अब उसके बाद ये मुकदमा 3 महीने बाद कोर्ट ने उसको फर्दर हियरिंग के लिए लगा दिया और 12/12 को ये मुकदमा वो कर दिया, फर्दर हियरिंग के लिए लगा दिया। और लेकिन उसमें 26/2 लगा दी। 26/2 को भी क्योंकि रोस्टर चेंज होने की वजह से मुकदमा अब फिर दोबारा उनके, क्योंकि पार्ट हेड मैटर था इसलिए वहाँ पर लगा, फिर उसी जज के पास ये सुना गया और आज फाइनल हियरिंग उसमें हुई, मेरे को रिजर्व कर दिया। वही टेरिटोरियल जुडिक्शन का इसमें मैटर है कि हमारा कहना ये है कि मुजफ्फरनगर अलग यूपी में पड़ता है और ये मसूरी और खटीमा जो है उत्तराखंड में चाहिए, मुकदमा उत्तराखंड में चलना चाहिए, क्योंकि 2 कंट्राडिक्टरी जजमेंट हैं DB के। एक में कहता है रिस्टोर इज ओरिजिनल नंबर, दूसरे में कह रहा है कि नो टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो ये डिस्प्यूट है कि टेरिटोरियल के मुकदमे यहाँ चलेंगे या नहीं चलेंगे, उस बारे में हमारा। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में लेबर ने जमकर हंगामा किया है। उसने कमानी प्रबंधन पर कई आरोप लगाए और बता दें कि श्री लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में मानकों के अनुरूप सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन न देने के पिछले महीने 6 फरवरी को लेबर ने बहिष्कार किया था और धरना भी दिया था, प्रदर्शन शुरू किया था और उसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवा दिया था। लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने सरकारी तय मजदूरी न देकर बहुत कम पैसे दिए हैं। वही मामला अब महिला श्रमिकों ने भी इसमें आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 बार से ज्यादा शौचालय नहीं जाने दिया जाता। साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ठेकेदार उन्हें चाय कॉफी पीने के बहाने अपने साथ बुलाता है, जिससे वो असहज महसूस करती हैं। इनको नहीं दिया पूरा, इनका नैनीताल में पुलिस प्रशासन की ओर से रात 11 बजे के बाद जबरन दुकान बंद कराने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ नगर के व्यापारियों ने नैनीताल कोतवाली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि पुलिस रोज रात 11 बजे दुकानों को बंद करा देती है, जिसके चलते उनका घाटा हो रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी का कहना है कि ऐसे रात के समय में दुकानें बंद होने से व्यापारियों के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मामले में एसपी जगदीश चंद्रा ने कहा कि जो व्यवसायी रात के समय अपने होटल या प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं वो अपने वहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर ले, ताकि व्यवसायी के साथ साथ पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अंग्रेज इसकी शहद बना के गए हैं और ये भी अपने घर को जाए और व्यापारियों का साहब, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो व्यापारियों के हित में 24 घंटे बाजार को खुला रखने का संभाग के आदेशानुसार हम लोगों को दिया है। अब उसके बाद नैनीताल की पुलिस एक फरमान जारी करती है कि रात्रि 11 बजे बंद नहीं होगा। रात के 11 बजे से लगातार नैनीताल के बाजार बंद रहेंगे और पिछले दिन से लगातार 15 दिन से बंदी करते आ रहे हैं। हमारे व्यापारियों के खिलाफ अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, तंदूर में डालने की धमकी दे रहे हैं।
जब सर से पानी ऊपर चल गया तो हम सारे प्रतिनिधियों ने बातचीत की। उसमें होटल एसोसिएशन है, दलित व्यापार मंडल है, हम सब ने मिलजुल के इसे 11 बजे बंद करने का, विरोध करने का निश्चय किया। और हम चाहते हैं ऐसी नाकारा पुलिस को नैनीताल से हटा कर दिया जाए, इनको विदा कर दिया जाए। अगर कानून व्यवस्था व्यापारियों की बलि देकर ही हो सकती है तो इस थाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अनुरोध है तत्काल प्रभाव से इसे 11 बजे रात्रि 11 बजे बंद करने का उसको वापस लिया जाए। नैनीताल जनपद में, पूरे जनपद में रात्रि में आपराधिक घटनाएं ना हों, शराब पीकर हुड़दंग ना करें लोग। उसके अलावा रात्रि को बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इसके दृष्टिगत जितने भी दुकानें थी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको कहा गया था कि रात्रि को 11 बजे के बाद अपनी दुकानें स्वतः बंद कर लें। इसके लिए कोई विशेष अलग से आदेश नहीं निकाला गया था। इसका पालन ज़्यादातर जगह पे हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो पेटी क्राइम्स होते थे उनमें कमी आई है। इसी के दृष्टिगत नैनीताल शहर में भी ये व्यवस्था लागू की गई थी। व्यापारियों से अनुरोध किया गया था कि वो अपने इस्टेब्लिशमेंट को बंद रखें, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं। आजकल टूरिस्ट भी इस समय में नहीं है, टूरिस्ट सीजन भी नहीं है। जाड़ों का समय था जिसमें रात्रि को जल्दी से दुकान बंद कर लेते हैं। लेकिन जो नैनीताल शहर के व्यापारियों के द्वारा इसमें अपनी बात कही जा रही है, उनकी बात का संज्ञान लिया गया है। और इसमें ये देख रहे हैं कि चूँकि ये पर्यटक स्थल है, इस जगह पे पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, उसके हिसाब से ही इसमें यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लगाई गई रोक का असर अब उत्तरकाशी में पड़ना संभव हो चुका है, जहां पर चारधाम यात्रा अब शुरू होने के कुछ ही समय बाकी रह चुके हैं, लेकिन इसके चलते युद्ध का असर भारत के तमाम क्षेत्रों में देखना मिल रहा है। बता दें कि जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडरों में कटौती के आदेश भारत सरकार ने जारी किए हैं, उसको देखते हुए उत्तरकाशी प्रशासन ने आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग को गैस और डीजल पेट्रोल का स्टॉक रिजर्व कर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि 6 मार्च को जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप्स को आपातकाल के लिए गैस सिलेंडर आरक्षित रखने के आदेश जारी हो गए हैं। पूर्ति अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। हालांकि अगर युद्ध लंबा चलता है तो सीमांत उत्तरकाशी में इसका असर पड़ना तय है। प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 मार्च को डीएम साहब के साथ इस बारे में हमारी चर्चा हो गई थी, जब युद्ध के हालात शुरू हो गए थे। तो उसी दिन डीएम साहब के निर्देशानुसार हमने प्रत्येक गैस एजेंसी को 200 घरेलू स्टॉक और 100 व्यावसायिक स्टॉक आपदाकालीन स्थिति के लिए स्टोर करने के लिए कह दिया था, तथा प्रत्येक पेट्रोल पंप को हमने निर्देश दे दिए गए हैं कि वो 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आपदा के लिए सुरक्षित रखेंगे और 3000 पेट्रोल का स्टॉक आपदा के लिए स्टोर करके रखेंगे। साथ ही आज जो राजपत्र आया है भारत सरकार का, गजट में कहा गया है कि जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। उसमें 100% क्या हो जाएगा, आपूर्ति बनाई रखी जा सकेगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी तो 100% आपूर्ति होगी। साथ ही परिवहन में जितने भी वाहन सीएनजी का उपयोग करते हैं उसमें भी 100% आपूर्ति बनाई रखेगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कमी की गई है, जैसे उर्वरक उद्योग, चाय उद्योग, उनमें जो नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है उसमें थोड़ी कमी कर दी गई है। लोहाघाट में ईमानदारी का एक अच्छा उदाहरण सामने आया। दरअसल बाराकोट के काकड़ निवासी के 34,000 रुपए बाजार में गिर गए थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वो पैसे नहीं मिले। इस बीच लोहाघाट थाने में तैनात यातायात कांस्टेबल हेम महरा को सड़क पर ये रकम मिली। उन्होंने पैसे सुरक्षित रखकर मालिक की तलाश की और फोन पर किसी व्यक्ति को ये जानकारी दी। मंगलवार को व्यक्ति की पत्नी और बेटी लोहाघाट पहुंची, जहां कांस्टेबल महरा ने उन्हें 34,040 रुपए की पूरी रकम लौटा दी। वहीं पैसे पाकर परिवार ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और धन्यवाद दिया। आप जैसे हर कोई ये हिटलर मार्ट के इस तरफ को जो मैं था, गाड़ियों को मैं बढ़ा रहा था तो कुछ पैसे मिले उधर पर पिटनियों पर। तो फिर मैंने पता किया तो किसी गाड़ी वाले ने बताया कि वो परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने इनके संपर्क किया तो इनके घर वाले जो हैं, फिर घर वाले जो आए तो फिर इनको मैंने बता के फिर इनको जो है इनकी धनराशि जो भी है वो धनराशि मैं इनको वापस कर रहा हूँ।
ऐसे 20 सड़क में गिर गए थे, ये पुलिस कांस्टेबल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्हें हमें पैसे वापस कर दिए। ऐसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत ऊंचे पद पर रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के तेवर अलग ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेसियों ने विधानसभा भवन के सीढ़ियों पर तख्ती लेकर विरोध किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव तक किया। दोनों तस्वीरें उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की हैं, जहां विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगाना चाहिए, उसे सरकार ने विपक्ष को रोकने में लगा दिया है। कम से कम विभिन्न जगहों पर 10 बैरियर लगाकर कांग्रेस के साथियों को रोकने का काम इस सरकार ने किया। जो पुलिस कांग्रेस को रोकने में लगी है, अगर वो पुलिस कानून और व्यवस्था बनाने में ये सरकार लगाती तो आज हमें ये धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बेशर्म सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने रक्षा में इस प्रदेश की पुलिस को लगा रही है, जबकि पुलिस का काम इस प्रदेश की जनता की रक्षा करना है। शब्दों का जाल बनाकर एक बार फिर इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम ये बजट के माध्यम से सरकार करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का बजट पूरी तरह नाकाम बजट है और अगर विधायकों को अपनी बात रखने का मौका देना है तो विधानसभा का सत्र कम से कम 15 दिन तक चलना चाहिए। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के रोजगार की आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों के नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए। साथ ही उन्होंने पलायन और जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, राज्य की बुनियाद कमजोर होती जा रही है। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। आज विकास हमारी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे भी ठीक नहीं कर पा रहे। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक जहां पहले विधानसभा की सीढ़ियों पर ही पोस्टर लेकर बैठ गए और राजस्व गांव की मांग समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसी दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सदन में गंभीरता से नहीं उठाया जा रहा। जो मैंने कहा कि जो एक दस्तावेज है, जो एक दृष्टि होती है, सरकार का एक संकल्प दिखाई देता है और सरकार का एक विजन, सरकार की एक भविष्य की रूपरेखा दिखाई देती है, इसमें नितांत अभाव है। हम उन मुद्दों को भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन मुद्दों को भी चर्चा के दौरान उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है और ये सब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
सत्ता पक्ष ने ये भी कहा कि विपक्ष को प्रदेश की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए जनता ने उन्हें पहले भी नकारा है और आने वाले समय में इसी तरीके का जवाब देगी। लालन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।